हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका लास्ट चैप्टर 27 एमपीएस 003 का भारत लोकतंत्र में विकास, चैप्टर 27 जिसका नाम है भारत में लोकतंत्र और विकास, उसका एक मूल्यांकन, इंग्लिश में डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, उसका एक असेसमेंट। तो पढ़ेंगे इसमें हम भारत के लोकतंत्र का विकास किस तरीके से हुआ, प्राचीन, मध्य और ब्रिटिश काल और आधुनिक काल। और उनके छोटा छोटा बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है मैंने, इसमें बहुत सारे और पॉइंट ऐड हो सकते हैं, ऐसा मत समझना यही है सिर्फ। इसमें बहुत सारे और पॉइंट ऐड होंगे। अगर आपको लोकतंत्र के इतिहास को अच्छी तरह पढ़ना है तो उसमें बहुत सारे चरण होते हैं। इसमें धीरे 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 उसमें कुछ ना कुछ ब्रिटिश शासन के कारण ही काल में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई जिनके कारण लोकतंत्र को पनपने में मदद मिली। तो वे सारी घटनाएं अगर आप पढ़ोगे ना धीरे धीरे, आप सेकेंड ईयर में भी आपके आएंगे ये चैप्टर, तो उसमें थोड़ा और डिटेल्ड में बताएंगे आपको इनके बारे में। और आप किसी और की वीडियो भी देख सकते हैं लोकतंत्र के विकास की, कोई किसी ने लोकतंत्र की पूरी हिस्ट्री बताई है भारत में, संविधान के निर्माण की हिस्ट्री, तो उसमें एक स्टोरी टाइप में समझने में मुझे बहुत ही अच्छा समझ आ जाएगा आपको। अभी मैंने इसमें सिर्फ पॉइंट वाइज लिखे हैं, एक एक दो दो पॉइंट ऐड किए हैं जो बिल्कुल महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। भारत में लोकतंत्र का विकास। भारत में लोकतंत्र का इतिहास प्राचीन काल से शुरू होता है। इसमें प्राचीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आजादी के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजरता है। यह यात्रा विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से भरी है। ये प्रमुख घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं से किस तरीके से लोकतंत्र विकास हुआ। प्राचीन काल में जैसे जनपद और गणराज्य के नाम से जाना जाता था लोकतंत्र। प्राचीन भारत में गणराज्य, रिपब्लिक और जनपद, टेरिटरीज लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत मिसाल लेती हैं। वैदिक काल में सभाओं और समितियों के रूप में प्रारंभिक लोकतांत्रिक संस्थाएं मौजूद थी। वैदिक सभाएं, वैदिक काल में सभा और समिति जैसी संस्थाएं मौजूद थी, बड़ी बड़ी सभाएं बैठती थी, उनमें आके जो सामूहिक मुद्दा था उस पर बात की जाती थी और फिर उसको कुछ समाधान ढूंढा जाता था, जो सामुदायिक निर्णय लेने और प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। गणराज्य महाजनपद काल यानी 600 ईसा पूर्व में कई गणराज्य थे, जैसे लिच्छवी और मल्ल, और ये कुछ दो ये प्रमुख उदाहरण है जहां जनता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन में हिस्सा था, जो इसमें लोकतंत्र की झलक दिखती है, जो आज के समय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में इंसानों का सहयोग है। मध्यकाल में सामंती व्यवस्था। मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप में सामंती व्यवस्था का प्रचलन था, जिसमें राजाओं और सामंतों के बीच शक्ति का विभाजन था। हालांकि इस दौर में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर पड़ गई थी, पर केंद्रित शासन का उदय हुआ। किसी एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने लगे, राजाओं के ऊपर, किसी एक सामंत, किसी का अमीर जमींदार या सामंत के ऊपर, सभी उसको फॉलो करते थे। औपनिवेशिक काल, जिसमें हम पर राज था ब्रिटिश शासन का, तो उसमें उन्होंने क्या क्या सुधार किया जिससे धीरे धीरे हमारा संविधान की बातें उठी, लोकतंत्र की बातें उठी, हमें थोड़ी सहभागिता देने के योग्य उन्हें उन्होंने हमें शामिल किया गया अपने उसमें गतिविधियों में। जैसे 1909 में भारतीय काउंसिल अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, इस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। क्योंकि वहां पे बात उठाई गई थी, इसमें एक बार हमने पहले पढ़ा था कि उसमें बात उठाई गई थी कि अगर हमारी जरूरतों को हमें पूरा करना है तो हमारे सदस्यों का होना जरूरी है उसमें, जब भी तो हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, या अपनी जो कमियां हैं, हमारे जिन कमियों को हम फेस कर रहे हैं भारतीय लोग या मुसलमान लोग, उनको कैसे, आपको पता नहीं उन चीजों के बारे में, हमें पता है, तो हमारे सदस्यों का होना वह जरूरी है। तो इसलिए इस सुधार के तहत इन सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, भारतीय सदस्यों की संख्या। 1919 में भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इस अधिनियम के द्वैध शासन यानी डायरकी की व्यवस्था लागू की, जिसके तहत प्रांतीय सरकारों के कुछ विषयों पर भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। कुछ जो प्रांतीय सरकारें थी यानी स्टेट की सरकारें थी, जो उन पर भारतीय मंत्रियों को नियुक्त किया गया कि तुम संभालो इनको, जिससे थोड़ी पकड़ मजबूत होती गई भारतीयों की जगह जगह पर। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रोविजनल ऑटोनॉमी प्रदान की और एक संघीय संरचना का प्रस्ताव रखा। इसने भारत में चुनावी प्रक्रिया को और भी मजबूत किया। इन सुधारों के कारण थोड़ी भारतीय जो नेताएं थे, भारतीय लोग थे, उनकी थोड़ी लोकतंत्र में पहुंचने लगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी 1885 में स्थापना हुई थी, उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को संगठित किया, उसने आजादी की स्वतंत्रता संग्राम को शुरुआत की
और लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ाया। उन्होंने भाषण दिए, स्पीचेस दी, अपने जो लोकतांत्रिक उसमें जब भी किसी इलेक्शन या किसी मुद्दे के ऊपर आवाज उठाते तो उसमें जगह जगह उन्होंने भाषण दिए, अपने आजाद चाहिए, हमें अपने अधिकार चाहिए, जिससे एक शुरुआत मानी गई। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत की और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। आजादी आजादी के बाद संविधान का निर्माण 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। इसके बाद भारतीय नेताओं ने एक संवैधानिक सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य एक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण करना। इसमें देखिए बहुत सारी घटनाएं और भी हैं जिनको हम देखें, सिर्फ ऐसा थोड़ा कि इन्होंने शुरुआत की, कांग्रेस वालों ने शुरुआत की तो में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। बहुत सारे रेबल्स थे, भगत सिंह थे, आजाद शत्रु थे, उन्होंने इतना काम किया है पीछे से बैकग्राउंड में, उनके ना होने से तो बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता इनकी स्पीचों से, इनकी डिबेट से। पीछे से जो उन्होंने अहम काम किया है, जिनको ब्रिटिश शासन को हिलने में मजबूत किया, उनको डरा दिया बिल्कुल, तभी ये काम संभव हो पाया। तो उन चीजों के बारे में नजरअंदाज नहीं करना कभी भी हमको। उन इसमें बस हमारी बुक में नहीं दिया हुआ था, तो मैंने ऐड नहीं किया सिर्फ उसको। तो संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जो 1946 में 1946 से 1949 तक चली। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अध्यक्षता में संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू हुआ और भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। यहाँ तक तो इसकी जर्नी हो गई हमारी। फिर आधुनिक भारत में देख लेते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बना हुआ है, क्योंकि इतनी जनसंख्या को संभालना, एक लोकतांत्रिक प्रणाली यहाँ पर सक्सेसफुल बनाना, जिसमें नियमित रूप से चुनाव होते रहते हैं, तो एक उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है लोकतंत्र को जब भी बात होती है। भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और उग्रवाद। इन सभी मुद्दों पर समय समय पर इन्होंने फेस किया चुनौतियों को, और इनको सुलझाने में पूरी कोशिश की है, पर समय समय पर फिर ये उठते रहते हैं ये मुद्दे। भारत ने महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक विकास भी हासिल किया। ये तो आपका लोकतंत्र का विकास हो गया। अब कुछ लोकतंत्र की 2 संकल्पनाएं हैं हमारी किताब में, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनको मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में लिखने की कोशिश की है कि आप इनके बारे में समझ सकें। एक तो हमारी प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और एक सत्तावाचक लोकतंत्र। तो पहले प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं और इसकी विशेषताएं। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का फोकस, जो उसका केंद्र है, उन प्रक्रियाओं और विधियों पर होता है जिनके माध्यम से लोकतंत्र काम करता है। इसमें देखा जाता है कि चुनाव निष्पक्ष और नियमित रूप से होते हों, कानून का शासन कायम हो और सभी नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। इनकी विशेषताएं: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नागरिकों को नियमित अंतराल पर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता हो। कानून का शासन, सभी नागरिकों और सरकारी अधिकारियों को कानून का पालन करना होता हो। मौलिक अधिकार, नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्र होने के अधिकार और अन्य मौलिक अधिकारों मिलते हों। सरकारी जवाबदेही, सरकार को अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ये प्रक्रियात्मक थी। अब सत्तावाचक लोकतंत्र। सत्तावाचक लोकतंत्र का फोकस उन परिणामों और नीतियों पर होता है जिनके माध्यम से जनता का भला होता हो। यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का परिणाम सामाजिक न्याय, समानता और जनता के कल्याण के में दिखाई दे। इसकी विशेषताएं: सामाजिक न्याय, सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलता हो। समानता, सभी नागरिकों को समान अवसर और संसाधनों तक समान पहुंच हो। कल्याणकारी नीतियां, सरकार द्वारा जो कल्याणकारी नीतियां बनाई गई है, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन होता है, उनका सीधा जनता को लाभ मिले। व्यावहारिक परिणाम, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता हो, उस पर यह ध्यान देता है कि अगर ये चीज नहीं मिल पा रही तो लोकतंत्र नहीं है। तो इस सत्तावाचक लोकतंत्र की एक संकल्पना है। सरल शब्दों में, जैसे प्रक्रियात्मक में ध्यान, जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है में ध्यान इस बात पर होता है कि लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं और संस्थाएं सही तरीके से काम कर रही हो या नहीं, ये कैसे पर ध्यान देता है। सत्तावाचक लोकतंत्र में ध्यान इस बात पर होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और संस्थाओं का परिणाम लोगों के जीवन में सुधार के रूप में दिख रहा है या नहीं, ये क्या और क्यों पर ध्यान देता है। इससे आपको समझ आ गया होगा थोड़ा। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, कानून का पालन हो और मौलिक अधिकार संक्षिप्त हो, जबकि सत्तावाचक लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि इन प्रक्रियाओं का परिणाम सामाजिक न्याय, समानता और जन कल्याण में दिखाई दे। दोनों ही लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पहलू हैं और एक संतुलित लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए दोनों का होना आवश्यक है।
भारत में विकास की अवधारणा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास। भारत में विकास की अवधारणा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास तीनों महत्वपूर्ण पहलुओं के समाहित करती है। ये तीनों पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए और मिलकर समग्र विकास को परिभाषित करते हैं। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश की आर्थिक स्थिति सुधार होता हो, जिससे उत्पादन, आय और रोजगार के स्तर में वृद्धि हो। ये हमने पहले भी सारे कई चैप्टर में पढ़ते आए हैं इनके बारे में। जीडीपी, जीएनपी की वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि विकास, औद्योगिक कृषि में सुधार, आय का वितरण, लोगों के बीच आय का समान वितरण, गरीबी में कमी। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से समाज में विभिन्न वर्गों के जीवन स्तर में सुधार होता हो, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय में वृद्धि हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, सभी को अच्छी शिक्षा, समान न्यूनतम शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षा के स्तर में सुधार और साक्षरता दर में वृद्धि। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार। सामाजिक न्याय, जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, उसमें कमी लाया जाए और सामाजिक समानता बढ़ाई जाए। राजनीतिक विकास वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण होता है, जिससे जन भागीदारी और सरकारी जवाबदेही में वृद्धि होती है। लोकतांत्रिक संस्थाएं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और उत्तरदायी विधायिका, नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा, सुशासन, पारदर्शी और जवाबदेही शासन। भारत में विकास के लक्ष्य और रणनीतियां। विकास के लक्ष्य गरीबी कम करना, गरीबी की दर को कम करना और सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करवाना, गुणवत्ता में सुधार करना। समानता और सामाजिक न्याय, सामाजिक असमानता को कम करना और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना। आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और रोजगार के अवसर को सृजित करना। इसमें इसकी रणनीतियां क्या क्या थी सरकार के द्वारा? पंचवर्षीय योजनाएं, सुधार कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा विकास, सामाजिक कल्याण योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाबद्ध विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। सुधार कार्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया गया। बुनियादी ढांचा विकास, परिवहन, संचार, ऊर्जा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। सामाजिक कल्याण योजना, गरीब और कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं का विकास कार्यान्वयन किया गया। लोकतंत्र और विकास के बीच संबंध। लोकतंत्र विकास को कैसे बढ़ावा देता है? जन भागीदारी, जवाबदेही और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। जन भागीदारी में जैसे लोकतंत्र में सभी नागरिकों को नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है, जिससे नीतियां जनता की आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती हैं और बनती हैं। जवाबदेही, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है और सुशासन सुनिश्चित होता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, जिससे सभी नागरिकों को समान अवसर मिलते हैं, सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। मजबूत कैसे करता है? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास को नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होता है, जिससे लोकतंत्र के प्रति समर्थन बढ़ता है। शिक्षा और जागरूकता, सामाजिक विकास विशेषकर शिक्षा नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी बढ़ती है। सामाजिक समता, सामाजिक विकास से समानताओं में कमी आती है, जिससे समाज में स्थिरता और लोकतंत्र की मजबूती होती है। भारत में लोकतंत्र और विकास की चुनौतियां। लोकतंत्र की चुनौती जैसे भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता, राजनीतिक अस्थिरता। सरकार और राजनीतिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार लोकतंत्र की साख कमजोर करता है। जातिवाद और सांप्रदायिकता, जातिवाद और धार्मिक विभाजन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, विभिन्न राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन सरकारें लोकतंत्र की चुनौतियों को बढ़ाती हैं। जैसे अब की बार इंडिया गठबंधन सरकार बनी थी, इसमें इतने सारे पार्टियां एक हो गई थी। विकास की चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी, आर्थिक विकास को बावजूद गरीबी और बेरोजगारी बड़ी समस्या है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। पर्यावरणीय संकट, विकास के साथ पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं, जिनका समाधान आवश्यक है। भारत में लोकतंत्र विकास की यात्रा एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, जो समय समय पर विभिन्न चुनौतियों और अवसरों का सामना करती रही है। इन चुनौतियों का समाधान करके समग्र समावेशी विकास संभव हो सकता है। इस चैप्टर में आपका इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आपने यहाँ तक देखा तो आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, अगर आपको सारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब टू स्टडी बडी 10। और आज 10 तारीख को आपका एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप सब्सक्राइब करके इसको छोड़ जाना चैनल को, इसकी सेकेंड ईयर के मैं इस पर वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अगर मैं फर्स्ट ईयर की वीडियो इस पर अपलोड करूंगा तो आप उसको इग्नोर कर देना, बेल आइकन को भी बंद कर देना, कोई नहीं, पर किसी न किसी दिन तो मैं सेकेंड ईयर की वीडियो इस पर अपलोड करूंगा। क्या पता आपके एग्जाम के टाइम पे अपलोड कर दूं। तो बस यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।